अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी की मौजूदा क़यादत को पार्टी के अंदर से सख्त दबाव और तनकीद का सामना है। पार्टी में धड़े बंदी की खबरें सामने आ रही हैं और बात इस्तीफों तक पहुंच गई है। और 9 मई के बाद PTI से लाताल्लुक होने वाले कुछ रहनुमा भी इस तनाज़े में कूद पड़े हैं और वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि PTI की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ, जबकि PTI की मौजूदा क़यादत ने इन साबिक रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स करार दे दिया है। सिर्फ यही नहीं, ज़राए के मुताबिक खुद इमरान खान भी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात से आगाह हैं और उन तक पार्टी क़यादत की शिकायत पहुंचाई जा रही हैं। और कल अचानक इमरान खान की जानिब से उमर अयूब का पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा कबूल करने के बाद इन खबरों को मज़ीद तक़वियत मिल रही है और पार्टी में मज़ीद तब्दीलियों का इंदिया भी दिया जा रहा है और मज़ीद इस्तीफ़े भी मांगे जा रहे हैं। खुद उमर अयूब ने कल एक्स पर अपना इस्तीफ़ा शेयर करते हुए लिखा था कि आने वाले दिनों में इमरान खान की हिदायत के मुताबिक PTI के तंजीमी ढांचे में मज़ीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के हालिया इजलासों में अंदरूनी इख्तिलाफात सबसे अहम मौजू बना हुआ है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शहराजी की खबर के मुताबिक आज होने वाले पार्लिमानी पार्टी इजलास में आपसी लड़ाइयों और इख्तिलाफात पर अरकान असम्बली ने खुलकर गुफ्तगू की। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर खान की मौजूदगी में अरकान ने क़यादत की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। खबर के मुताबिक एक रुकन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर अयूब के इस्तीफ़ा देते ही पंजाब से मुतबादिल लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। खबर के मुताबिक PTI के अरकान ने दावा किया कि मुतबादिल के तौर पर शेख वकास अकरम को सामने लाया जा रहा है। असद कैसर क़यादत के हमरा पार्टी के इख्तिलाफात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें, नई पॉलिसी बनाकर आपस की नफरतों को ख़त्म किया जाए। खबर के मुताबिक इजलास में बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और जरताज गुल ने इख्तिलाफात के खात्मे की कोशिशों पर इत्तफाक किया, जबकि अरकान ने मुतालबा किया कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गैर मुतल्लिका तमाम अफराद का दाखिला रोका जाए। जब इजलास हो रहा होता है तो मोबाइल या कैमरा इस्तेमाल होता है जिससे खबरें बाहर जाती हैं। मगर साथ ही पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आज यह करारदाद मंजूर की गई है कि इमरान खान उमर अयूब के इस्तीफ़े पर नज़रसानी करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद कहा कि उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर ने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला है। उमर अयूब का इस्तीफ़ा वापस लेने की करारदाद मंजूर करके इमरान खान को भिजवा दी है। जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस के अंदर उन्होंने उनकी जो खिदमत थी उनको खराज तहसीन पेश किया। बड़े मुश्किल वक्त में उमर अयूब साहब ने पार्टी की क़यादत संभाली। जब सब छोड़ के जा रहे थे, कोई रो रहा था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो उमर अयूब साहब वहाँ यहाँ से फेडरल में और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में हमारे अली अमीन गंडापुर साहब या हमारी बाकी जितनी भी तंजीमें थी, उन्होंने मुश्किल वक्त में सहारा बने, वो हमारा सहारा बने, वर्कर्स का सहारा बने। तो सब ने मुतफ़िका तौर पे उमर अयूब साहब से रिक्वेस्ट की कि आप अपने रिज़ाइन जो है ये वापस लें। और यहाँ से एक करारदाद हमने जॉइंटली अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को भेजी कि खान साहब इसको रिकन्सिडर करें उनके इस्तीफे को। बैरिस्टर गौहर जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने भी इंसिस्ट किया इस बात के ऊपर। मगर उमर अयूब के इस्तीफ़े को दुरुस्त करार देते हुए PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने शिबली फराज समेत मजीद अफराद से भी इस्तीफ़े देने का मुतालबा कर दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए शेर अफजल मरवत ने लिखा कि मैं उमर अयूब की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। इमरान खान जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। हमारी ख़वातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं और हम अवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे। मुल्क भर में बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों, ज़िमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीम नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें हैं जहां पार्टी क़यादत बुरी तरह नाकाम रही। शेर अफजल मरवत के मुताबिक पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं और फैसले मेरिट पर नहीं होते। मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट पे कायदे इज़्म इख्तिलाफ दोनों ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करता हूँ, तब ही पार्टी कब्ज़ा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। अगर पार्टी कारकुन मुझे मैदान में चाहते हैं तो मेरे मुतालबे के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। अगर शिबली फराज को हटाया गया तो मैं वादा करता हूँ कि पार्टी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उठेगी। अगर हम माजी की तरह नाक़िस लोगों पर खामोशी इख्तियार करते रहे तो फतह नज़र नहीं आएगी। इस पर खुद शिबली फराज ने जवाब देते हुए कहा है कि वो गैर अहम लोगों की बातों का जवाब नहीं देंगे। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि उमर अयूब के बाद शिबली फराज साहब को भी इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद हमारी पार्टी ऊपर जाएगी। लेकिन गैर अहम लोगों की बातों का जवाब तो मैं दूंगा नहीं। वो इस सर कह रहे हैं कि ग्रुप बंदी हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान टीम में ग्रुप बंदी है इस तरह PTI में भी कोई ग्रुप बंदी नहीं है। एक ग्रुप है, वो है इमरान खान। सिर्फ यही नहीं, हालिया दिनों में 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमा भी इस सूरत हाल पर बयान दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने हालिया इंटरव्यूज़ में कहा
कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ। फवाद चौधरी ने पार्टी में वापसी से मुताल्लिक कहा कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का कद बहुत छोटा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि बड़े नाम पार्टी में वापस आएँ। उन्होंने ख़ास तौर पर रऊफ़ हसन और शिबली फराज का नाम लिया, जबकि कुछ दिन पहले इमरान इस्माइल ने कहा था कि PTI की मौजूदा क़यादत को सूट करता है कि इमरान खान जेल में ही रहें। इन बयानात के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार करार दे रही है और भगोड़ा करार दे रही है। शिबली फराज ने फवाद चौधरी के बयान पर कहा कि वो भगोड़ों की बात का क्या जवाब दें। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मौजूदा PTI क़यादत नहीं चाहती इमरान खान साहब बाहर आए। यार भगोड़ों की बात का मैंने क्या जवाब दूं? भगोड़ों की कोई हैसियत नहीं। भगोड़े हमेशा तारीख में भी उनका नाम स्याह हरूफ में लिखा जाएगा और जब तक वो हैं उनके बच्चों को लोग ताना देंगे कि आपके वालिद भगोड़े थे। और फिर फवाद चौधरी ने शिबली फराज के जवाब पर जवाब देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि जो लोग जेल में रहे, बहीमाना तशद्दुद बर्दाश्त किया, वो भगोड़े हैं। जो 6 माह अपने घर में बैठा रहा और एक दिन किसी तकलीफ से नहीं गुजरा, वो हीरो है। सारे पार्टी पर काबिज। सिर्फ यही नहीं, तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि मंसूबे के तहत फवाद चौधरी समेत कुछ लोगों को पार्टी क़यादत के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए छोड़ा गया है। ये टाउट्स हैं। इमरान खान ने कहा है कि उनसे कोई बात नहीं हो सकती। इस वक्त एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट हो रही है। टाउट्स छोड़े गए हुए हैं जो कि पार्टी की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं। ये हमारे पास्ट मेंबर्स हैं जो कि पार्टी से निकाले जा चुके हैं। दे वर द रैट्स बेसिकली हु जंप्ड द शिप। भगौड़े लोग हैं ये। इनको बकायदा एक प्लान के तहत लॉन्च किया गया है कि ये पार्टी लीडरशिप के बारे में क्रिटिसिज्म करें और उनको उनके बारे में मिसगिविंग्स क्रिएट करें और रूमर्स जो है उनके बारे में फैलाएं। ये डाउट्स हैं जी। ये बेसिकली पार्टी के तो भगौड़े हैं। खान साहब ने कल बड़ी सख्ती से कहा है जी कि इनके साथ किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं होगी। ये कल ही का बयान है। आप कह रहे हैं इमरान खान ने कल ये कहा है कि जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, खासतौर पर ये जो नाम हमने लिए इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, इनकी कोई वापसी नहीं हो सकती पार्टी में। इनके साथ कोई एंगेजमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन फवाद साहब तो कह रहे थे ना कि मुझे तो खुद पैगाम आया था इमरान खान की तरफ से कि आके मुझसे मुलाकात करो। वो कह रहे हैं मैं अपने केसेस की वजह से उस वक्त मिल नहीं सका था और फिर जो इस वक्त क़यादत है उन्होंने जो है फिर इमरान खान साहब को शायद कहा कि नहीं, इस वक्त फवाद चौधरी को वापस नहीं आना चाहिए, जिस वजह से फिर राब्ते नहीं हुए। ये स्टेटमेंट इज एन अटर लाई, फौंडा झूठ है। जबकि कल हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा ने फवाद चौधरी की बात का जवाब देते हुए कहा था कि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ में वापस आने की फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें कर रहे हैं और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि लीगल टीम जो है वो ठीक नहीं कार्रवाइयाँ कर रही है और जो मौजूदा सियासी लीडरशिप भी है और जो लीगल टीम भी है उनके फेलियर से। इमरान इस्माइल साहब ने भी कहा कि दिलचस्पी नहीं लगती कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। फवाद चौधरी साहब ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये बात की है क्योंकि वो बहुत ही गिड़गिड़ा कर वो शामिल होने और आप माफ़ी के खासगार हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस समोया जाए। आप लोगों को क्या कोर कमेटी में बहुत इख्तलाफ था इस बात पर कि उन्हें वापस लिया जाए? क्योंकि बहुत तनकीद कर रहे हैं कोर कमेटी पर कि इनका कोई स्टेचर नहीं है, इनको तो कल तक कोई जानता नहीं था, बहुत सारे रहनुमाओं को पार्टी के अंदर वो कद नहीं है इन लोगों का कि ये बात को आगे बढ़ाए, मामला हल करें। आज ही मेरी बात हुई अदालत में। मैंने कहा कि आपने अपने लिए मुश्किलात पैदा कर दी। जो हम आपके लिए हमदर्दी रखते थे आपने उनको भी माने कर दिया बोने कहकर। फवाद चौधरी ने इसका भी जवाब दिया और लतीफ़ खोसा पर ज़ाती तनकीद करते हुए एक्स पर लिखा कि मुझे इनसे सख्त नफरत है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात में साबिक रहनुमा भी कूद पड़े हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहस चल रही है कि PTI की मौजूदा क़यादत इमरान खान को जेल से बाहर लाने में नाकाम रही है। इस वजह से पार्टी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शानदाना गुलजार ने यह तक कहा था कि कोर कमेटी में हमसे कोई शामिल नहीं है, जबकि सियासी कमेटी में बहुत से मशकूक किरदार शामिल हैं जो 9 मई के बाद गायब हो गए थे। सबसे पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से खबरें सामने लाए थे। उस वक्त तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी खबरों की तरदीद भी की थी, मगर अब सारे मामला खुद ही सामने आ गए हैं। शदीद इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। हैदर शराजी ही हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। अब तक की क्या डेवलपमेंट है कल से अब तक की? क्या कुछ मामला सुधरे हैं, कुछ ठीक हुए हैं? क्या उमर अयूब साहब की जो वापसी का मामला है वो आगे बढ़ सकता है? इमरान खान साहब ने क्योंकि खुद इस्तीफा मंजूर किया, जिसका ट्वीट किया था उमर अयूब साहब ने, और क्या इख्तलाफात कम करने की कुछ कोशिशें करामत साबित हुई हैं? देखिए, इस वक्त पार्लिमानी पार्टी में तो इस बात पर किसी हद तक इत्तफाक किया गया है
कि इख्तलाफात को बुलाकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन साथ ही याद रहे जो गुफ्तगू हुई है रहनुमाओं की जो पार्टी छोड़ चुके हैं उनकी पार्टी में वापसी की, तो आज बानी पीटीआई का पैगाम पार्टी के रहनुमाओं को मिला है और बानी पीटीआई की जानिब से बताया गया है कि इस वक्त किसी भी ऐसे फ़र्द की पार्टी में वापसी नहीं हो सकती जो कि पार्टी छोड़ चुका है, इस पर बहस ना की जाए। ये वाज़े तौर पर बानी पीटीआई की जानिब से बताया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उमर अयूब की बात की जाए रेजिग्नेशन की या उनकी रेजिग्नेशन को कबूल करने या दोबारा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के मामलात पर, तो बानी पीटीआई की जानिब से उन्हें कहा गया कि इस्तीफ़ा आप दे रहे हैं तो इस्तीफ़ा कबूल किया जाता है। आज जो करारदाद पेश की गई उसमें बहुत अहम है कि उसमें लिखा गया है कि अरकान की उमर अयूब का इस्तीफ़ा कबूल न करने और खिदमात सरंजाम देते रहने की सिफारिश, यानी उन्होंने बानी पीटीआई से सिफारिश की है कि उनको काम करने दिया जाए। साथ ही आज शाहिद खटक की जो गुफ्तगू आपने चलाई, शाहिद खटक ने अपनी गुफ्तगू में एक जुमला कहा है कि बानी चेयरमैन से पार्लिमानी पार्टी ने दरख्वास्त की है कि उमर अयूब की इस्तीफ़े पर नज़रसानी की जाए। यानी अगर उमर अयूब खुद इस्तीफ़ा देते तो उमर अयूब को कहा जाता कि आप नज़रसानी कर लें, इस्तीफ़ा ना दें। बानी पीटीआई को नज़रसानी का कहने का मतलब यह है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि इस्तीफ़ा दिया जाए और साथ उमर अयूब ने अपने इस इस्तीफ़े के ट्वीट में लिखा है कि वो पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से मज़ीद चेंजेस होने जा रही हैं, तो इस हवाले से बानी पीटीआई ने हदायत कर दी हैं। तो इस दौरान अगर सेक्रेटरी जनरल यानी उमर अयूब नहीं होते तो बैरिस्टर गौहर से आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी हैं तो वो जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। लेकिन इस दौरान एक बहुत अहम और पेचीदा मामला है जिसका ताल्लुक बानी पीटीआई के मुस्तकबिल से है, वो ये कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल या इन चीज़ों की बहस का ताल्लुक इंट्रा पार्टी इलेक्शन से है। वो कबूल नहीं किए गए तो लिहाजा ये ओहदे इनकी कानूनी हैसियत नहीं है। सेक्रेटरी जनरल हो गया या चेयरमैन पीटीआई, इनको आम रहनुमा भी कहा जाए तो चूँकि ये एक्सेप्ट नहीं हुआ इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो ये आम रहनुमा ही हैं। और मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बानी पीटीआई भी यही चाहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल ना हो और अगर उनकी किसी तरह रहाई होती है, कोई चीज़ें बढ़ती हैं आगे। और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह मैंने उमर अयूब से गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था कि प्रोसिक्यूशन टीम को थोड़ा सा कहा जाए बैक फुट पर आए तो हमें रिलीफ मिल सकता है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाकरात के जवाब में उन्होंने कहा था कि ये तरीका है, तो इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो इस सूरत में वो पार्टी दोबारा अपने पास रखेंगे। और इमरान खान से मुलाकात करने वाले मुतअद्दिद रहनुमाओं से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को -1 किए जाने का खदशा था कि -1 का तरीकाकार ये है कि पार्टी किसी दूसरे के पास चली जाए, इसीलिए वो चाहते थे कि पार्टी उन्हीं के पास रहे। और अब भी बानी पीटीआई ये चाहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उनकी ख्वाहिश है कि कबूल ना हो तो वो रहा होते हैं, दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए वो पार्टी संभाल लें। तो ये बुनियादी तौर पर बानी पीटीआई जेल से में बैठ कर भी ये फैसले कर रहे हैं और अपने पार्टी को और ख़ुद को सेफ एक रास्ता दे रहे हैं। इस दौरान इस वक्त उमर अयूब की बारी आई है। उमर अयूब के बाद दीगर मुतअद्दिद रहनुमाओं का भी नाम आ रहा है कि उनको भी पार्टी के नए जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें मौका दिया जाएगा और जो कोशिशें करते हैं। मगर ये जो आज मीटिंग के हवाले से खबर आई थी कि जी कोशिश हो रही है कि पंजाब से कोई अब अगला सेक्रेटरी जनरल हो, तो क्या कोई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की क़यादत में इख्तलाफ है? क्योंकि जो भी होगा ज़ाहिर इमरान खान साहब की मंजूरी से होगा, जहाँ से भी होगा। देखिए पीटीआई के अंदर तो ये इख्तलाफ रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से एक ग्रुप हो गया, दूसरी तरफ जिस वक्त इनकी हुकूमत थी तो फवाद चौधरी और शहबाज गिल और दीगर साथी एक तरफ होते थे, तो ये तो ग्रुप रहा है। और अभी भी देखें कि ये इस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि अभी उमर अयूब के लिए एक तरफ करारदाद मंजूर हो रही है, साथ ही पार्टी के अंदर कोशिशें शुरू हो जाती हैं कि इनका मुतबादल कौन होगा। और इस मुतबादल के हवाले से पंजाब से कहा गया कि इन एक शख्स को मुतबादल के तौर पर लाया जाए क्योंकि पंजाब की क़यादत को भी ओहदे मिलने चाहिए। तो लिहाजा इस तरह की ये ख्वाहिशें होती रही हैं और कहीं ना कहीं हमें लालच इसका नज़र आता है। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने इस बात की नफ़ी कर दी है कि कोई भी अगर उमर अयूब नहीं होते तो उनके मुतबादल किसी को नहीं लाया जाएगा, उनके मुतबादल कोई दूसरा नाम नहीं होगा। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ही इसके
इसकी जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो लिहाजा बकौल बैरिस्टर गोहर के उन्होंने इस बात की नफ़ी की है कि किसी दूसरे का नाम जो इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, या अचानक ही पार्टी के रहनुमा खुद ही से जो ख़ास ग्रुप हैं वो अपने अपने बंदों को आगे लाना चाहते हैं। तो उनके इस सोच और कोशिशों को मेरा ख्याल है धचका लगा है इस बात से कि उनका मुतबादल कोई नाम नहीं दिया जाएगा। हालांकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं हुए तो ये उस तरह की कोई कानूनी पोजीशन नहीं है उससे कबल। जी बहुत शुक्रिया, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। पार्टी में चल क्या रहा है, मामलात कहाँ जाएंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर हामिद खान साहब मौजूद। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, ज़ाहिर है मुश्किल वक्त है आपकी पार्टी पर और ऐसे वक्त में इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है, मगर पार्टी के अंदर से एक दूसरे के खिलाफ तनकीद, फिर सेक्रेटरी जनरल का मुस्ताफ़ी हो जाना, इमरान खान साहब का कबूल कर लेना, फिर पार्टी का रिक्वेस्ट करना खान साहब से कि उनका इस्तीफ़ा ना कबूल किया जाए, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? देखिए, ये उन वक्ती तौर पर कहा है कि जब तक के सेक्रेटरी जनरल का फैसला नहीं हो जाता तब तक इनसे रिक्वेस्ट की जाए कि ये कंटिन्यू करें। असल में बात ये नहीं थी कि ये उनका इस्तीफा कोई आपस में इख्तलाफात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि चूंकि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है नेशनल असेंबली में, तो वो भी तकरीबन फुल टाइम काम है, क्योंकि बहुत अहम काम है, बहुत अहम पोजीशन है। और इसी तरह से जो लीडर वो सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस है वो भी बहुत अहम है। तो दोनों तरफ काम करना एक वक्त में जरा मुश्किल था। तो ये इन हालात में उन्होंने इस्तीफा दिया है कि जी मैं एक काम पर पूरी तरह तवज्जो दे सकूं, और ये दोनों चीज़ों को एक वक्त में चलाना जरा मुश्किल था। अच्छा, मगर पार्टी के अंदर से आवाज़ें तो उठ रही हैं, शहरियार आफरीदी साहब हों, शानदाना गुलजार साहिबा हों, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि पार्टी की सियासी कमेटी में मशकूक लोग हैं, कोर कमेटी में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इमरान खान साहब की रिहाई पर उस तरीके से फोकस नहीं है, अपने ओहदों पर फोकस है रहनुमाओं का। देखिए, हर पार्टी के अंदर इस किस्म के डिसेंट्स तो होती हैं और तनकीद भी होती है। मैं समझता हूँ कोई अनहोनी बात नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्टिव चीज है कि जमहूरी सूरत हाल है। हर पार्टी के अंदर इस किस्म के इख्तलाफात और इस तरह की तनकीद होती है। मैं नहीं समझता कि इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि पार्टी कोई अंदर से इसमें कोई टूट फूट हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप खुद समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक सीनियर लॉयर हैं, सीनियर लॉयर के तौर पर भी, फिर सियासतदान के तौर पर भी, कि सही स्ट्रैटेजी, लीगल स्ट्रैटेजी भी ठीक है और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी इस वक्त पार्टी की ठीक है, क्योंकि दोनों पर तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब को बाहर लाने में भी और कारकुनों को सड़कों पर लाने में भी क़यादत नाकाम हुई है। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक लीगल स्ट्रैटेजी का ताल्लुक है, अब इसके खिलाफ हर किस्म की जो है वो प्रोसिक्यूशन हो रही है, विक्टिमाइजेशन हो रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। हमारे वकला पूरी जांफशानी से, पूरी दिलचस्पी से ये केसेस लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे, कोई इसमें दो आरा नहीं है। लिहाजा ये भी क्रिटिसिज्म एलिमेंट्स कर लेते हैं पार्टी के अंदर कि जी वकीलों ने अभी तक उनको बाहर लाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है और हर सतह पर हम केसेस लड़ रहे हैं, नीचे ट्रायल कोर्ट में भी, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट में भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह। तो मेरे ख्याल में हमारे वकला पूरी जांफशानी से काम कर रहे हैं। अच्छा, जो रहनुमा पार्टी छोड़ गए थे, जिसमें फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, वो भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी लीगल स्ट्रैटेजी पर भी तनकीद कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जिनके पास वक्त क़यादत है, उनके कद इतने नहीं हैं और वो दूसरों को आने नहीं देना चाहते, इनसिक्योर हैं और इनकी सारी तवज्जो अपने ओहदे रखने पर है। उनके मुंह से ये बातें सुननी वैसे ही अफसोसनाक है। किस मुंह से वो इस किस्म की बातें करते हैं, जो पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग गए, और जो उनका कॉन्डक्ट रहा है, खास तौर पे जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, इस काबिल नहीं है कि कहीं शरीफाना महफिल में मैं उसका नाम लूं, लेकिन ये लोग जो है, इनको किसी मुंह से ये बात कहनी सच्ची नहीं है। अब भी किसी के इशारे पे जानबूझकर पार्टी के खिलाफ इस किस्म की तनकीद कर रहे हैं। मैं नहीं उनको सीरियसली लेता, ना मैं समझता हूं कि उनको कोई इस किस्म का हक हासिल है उन्हें पार्टी छोड़ देने के बाद कि वो इस किस्म की पार्टी के मामलात पर तनकीद करें। अच्छा, मगर उनका ये भी कहना है कि इमरान खान साहब गालिबन उनसे मुलाकात भी चाहते थे, या फिर खान साहब का मसला नहीं है, इस वक्त पार्टी में जो लोग मौजूद हैं वो नहीं वापस आने देना चाहते उन्हें। नहीं, वापस किस मुंह से आएंगे? ऐसे लोगों को जो एक दफा
मुश्किल वक्त पे धोखा दे दें, पीठ पे छुरा मारें, आया उनको वापस आने देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि उनको कोई हक हासिल नहीं है। जिन्होंने पार्टी को बड़े मुश्किल वक्त में, जब पार्टी पर सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त आया था 9 मई के बाद, उस वक्त छोड़ के, बल्कि इमरान इस्माइल तो और ये भी दूसरा भी जो है, इन दोनों ने जाके जो पार्टी बनाई गई थी उस वक्त, इस्तेहकाम पार्टी या क्या नाम था उसका, उसमें शमूलियत हासिल कर ली थी। वो तो सबसे बड़ा नुकसान जो पार्टी को पहुंचाने वाले लोगों में से ये शामिल है जिन्होंने एक पार्टी के अंदर से एक पार्टी निकाल के बनाई थी। तो ये किस मुंह से बातें करते हैं? मतलब ये भी बताइएगा, अब ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की बात की, पार्टी ने, उमर अयूब साहब ने उसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया, अपनी कंडीशंस बताई, इमरान खान साहब का बाहर आना, पार्टी रहनुमाओं का सीटों का वापस मिलना, इस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार नहीं है। आपको लग रहा है मुश्किल वक्त पार्टी का गुजर गया है, या अभी उसका तसलसल बरकरार रहना है, इसलिए किसी से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है? मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं जब तक हालात नॉर्मलाइज नहीं होते। आपके सामने कल के फैसला जो लाया गया है वो एक बड़ा अफसोसनाक फैसला है। पहले जिस जज ने इसको फैसला सुनाना था उसको जिस अंदाज से रोका गया है, जिस तरह का ड्रामा किया इसने मानका ने उस दिन, और उसकी वजह से मजबूर किया गया कि वो ट्रांसफर करे ताकि उनके मर्जी के किसी जज के पास लग जाए और जो चाहे ऑर्डर उससे ले ले। तो वो सब कुछ हो रहा है, ड्रामा आपके सामने है। तो लिहाजा ये तो पीछे जो लोग कॉपरेट कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, वो नहीं किसी सूरत भी इमरान खान साहब को बाहर आने देना चाहते। अच्छा, और तो फिर इस सूरत में ज़ाहिर इमरान खान साहब को तो उम्मीद थी, पीटीआई को भी, ओवरऑल के जजेस की तरफ से जो स्टैंड लिया गया है, जो जिस तरीके से अदलिया खड़ी हो रही है, तो फिर आगे रिलीफ ही आएगा, आगे फैसले भी हक में आएंगे। कुछ फैसले ज़ाहिर हक में आए भी हैं, मगर आपको नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब को रिहा होने दिया जाएगा? देखिए, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। अब इसके खिलाफ भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में मुनासिब फैसला करेगी। कल वाला फैसला तो बिल्कुल बेबुनियाद है और उसकी कोई कानूनी तौर पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बहरहाल अगर कोई उम्मीद हमें है तो वो सुप्रीम कोर्ट से है। नीचे बेचारे जज हज़रात इस पोजीशन में नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की विल को डिफाई कर सके, जबकि आपके सामने आ चुका है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का, वो तो हाई कोर्ट पर इतना दबाव आ रहा है। हाई कोर्ट वाले जजेस ने ही शिकायत की है, तो बेचारे डिस्ट्रिक्ट जजेस या सिविल जजेस, वो बेचारे उनके पास क्या है कि वो कैसे रजिस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद खान की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ हुकूमती करारदाद मंजूर हो गई है, मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन यानी तहरीक इंसाफ के अराकीन की जानिब से करारदाद की मुखालफत की गई और ऐवान में शदीद नारेबाजी की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन नशिस्तों पर खड़े हो गए, साथ ही एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर ऐवान में उछाल दी। करारदाद के मतन के मुताबिक अमरीकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी कांग्रेस को गज़ा में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो देनी चाहिए। अमरीकी कांग्रेस को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो देनी चाहिए। करारदाद के मुताबिक ऐवान चाहता है कि पाक अमरीका ताल्लुकात बाहिमी एहतराम पर मबनी हों। इसके बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात करीब आते हैं इंतखाबी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो गई हैं। इस सिलसिले में कल मौजूदा अमरीकी सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन और उनके मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा हुआ है, जिसके बाद एक और बहस शुरू हो गई है कि आया जो बाइडेन अपनी उम्र और सेहत की वजह से अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकेंगे या नहीं, जीत सकेंगे या नहीं, डेमोक्रेटिक वोटर्स को बाहर निकाल सकेंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई हुकूमती हल्के ख़राब सेहत और उम्र ज़्यादा होने की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, उन्हें अनफिट करार दे चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में कल होने वाले मुबाहिसे ने जो बाइडेन की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी पर नए सवालात उठा दिए हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के ज़ेर एहतमाम सदारती मुबाहिसे के आगाज़ में ही सदर बाइडेन हिचकिचाहट का शिकार नजर आए और अपने अल्फाज को बयान करने में मुश्किलात का शिकार रहे और उनकी गुफ्तगू में भी अबहाम पाया गया, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी मुतहरिक नजर आए और जो बाइडेन पर तंज करते रहे। एक मौके पर जब बाइडेन कुछ कह रहे थे तो ट्रंप ने उन पर तंज करते हुए कहा कि मैं नहीं जानता
कि इस जुमले के आखिर में उन्होंने क्या कहा, और मुझे नहीं लगता कि ये खुद भी जानते होंगे कि उन्होंने क्या कहा है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की उम्र भी 78 बरस है, मगर 81 साला जो बाइडेन, जिन्हें पहले ही अपनी उम्र के हवाले से तनकीद का सामना है, जुमेरात को होने वाले सदारती मुबाहिसे ने उनकी कारकर्दगी पर, उनकी अहलियत पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। इसी वजह से उनकी नामजदगी से मुतालिक खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं और अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबाहिसे में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद आला डेमोक्रेट क़यादत उन्हें बतौर सदारती उम्मीदवार तब्दील करने पर जोर देने लगी है और अगस्त में होने वाले पार्टी कन्वेंशन में उनसे बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने का मुतालबा भी किया जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के कवानीन के तहत पार्टी के सदारती उम्मीदवार की तब्दीली नामुमकिन नहीं है, तो मगर मुश्किल ज़रूर है। और जब तक उम्मीदवार खुद दस्तबरदार ना हो, उसकी नामजदगी वापस लेना इंतहाई मुश्किल है। और इसीलिए ये बात सामने आ रही है कि शायद पार्टी के कुछ रहनुमा जो बाइडेन को इंतखाबात से दस्तबरदारी पर राज़ी कर लेंगे, और मौजूदा हालात में ये मुमकिन है क्योंकि मगरबी मीडिया के मुताबिक मुबाहिसे के बाद डेमोक्रेट हलकों में बेचैनी के आसार वाज़े थे, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने खुलकर पार्टी को बाइडेन का मुतबादिल तलाश करने की तरगीब देना शुरू कर दी है। इस तनाजुर में पार्टी के कुछ ओहदेदारों ने ओबामा की मुहिम के साबिक मुआविन रवि गुप्ता की एक सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ इशारा किया है। रवि गुप्ता ने एक्स पर लिखा था कि मैं जितने भी डेमोक्रेट्स को जानता हूँ वो मुझे कह रहे हैं कि ये बहुत बुरी सूरत हाल है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप यही बात अवामी तौर पर कहें। मैं ट्रंप के मुकाबले में एक लाश को भी वोट दे दूंगा, लेकिन बाइडेन को वोट देना एक खुदकुश मिशन है। अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से ये बहस भी चल रही है कि इन इंतखाबात में एक फाशिस्ट और एक उम्र रसीदा शख्स के दरमियान मुकाबला है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी भी ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं थी। उन्होंने भी कई मकामात पर गलत बयानी की, गलत हक़ाइक़ पेश किए, झूठ बोले, मगर बाइडेन की कारकर्दगी ट्रंप से भी बुरी रही और उन्होंने ट्रंप के गलत हक़ाइक़ की तस्हीह तक नहीं की। मुबाहिसे के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कुछ मामलात पर दिलचस्प बहस भी सामने आई, जैसे कि एक मौके पर मेज़बान की जानिब से उम्र के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो आज भी खुद को 20 साल पहले जैसा फिट महसूस करते हैं, जबकि बाइडेन का जवाब था कि वो भरपूर तवाना हैं और उनकी सेहत पर उम्र की कोई ज़्यादा असरात नहीं है। दोनों आपस में गोल्फ खेलने में मुकाबले की बात करते रहे। इसी तरह जो बाइडेन ने मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के एक एडल्ट अदाकारा से ताल्लुकात का मामला भी उठाया, जिस पर वो कन्विक्ट भी हो चुके हैं, मगर फिर भी ट्रंप ने तरदीद कर दी। ट्रंप के बारे में तासुर है कि वो वही इलेक्शन मानते हैं जिसे वो जीतते हैं, जिसे हार जाते हैं उसे तस्लीम नहीं करते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में भी उन्होंने यही किया, जिसकी वजह से उनके कारकुनों ने कैपिटल हिल पर हमला किया। और इलेक्शन नताइज कबूल करने के सवाल पर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हुए तो वो उन्हें कबूल करेंगे, जिस पर बाइडेन ने कहा कि ट्रंप हमेशा रोते धोते रहते हैं, पहले भी इसी तरह किया और अब भी ऐसे ही करेंगे। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के मुबाहिसे के हवाले से आलमी मीडिया, ख़ास तौर पर अमरीकी मीडिया पर कई दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। BBC के एक तज्ज़िये के मुताबिक तकरीबन 90 मिनट तक जारी रहने वाले मुबाहिसे के दौरान मुसलसल ऐसा महसूस होता रहा जैसे जो बाइडेन अपनी बातों पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उनकी जानिब से दिए जाने वाले कुछ जवाबात तो इंतहाई बेतुके थे, जबकि इस हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मुबाहिसे में जो बाइडेन कम बूढ़ा लगने की कोशिश में मसरूफ़ थे, जबकि ट्रंप ज़्यादा कंट्रोल में नजर आने की कोशिश कर रहे थे। बाइडेन ख़ास तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे। उनके कुछ जवाबात मौजू से हटकर दिखाई दिए जब उनसे अबॉर्शन से मुतालिक सवाल हुआ, जो उनकी हुकूमत का एक मजबूत पहलू है, लेकिन इसके जवाब में वो इमिग्रेशन पॉलिसी से मुतालिक बात करने लगे, जो कि उनकी कमज़ोरियों में से एक है। अहम बात यह कि मुबाहिसे के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी को बाइडेन से बेहतर करार दिया जा रहा है। CNN के सर्वे के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स जिन्होंने जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के सदारती बहस को देखा, बड़े पैमाने पर वो ये सोचते हैं कि ट्रंप ने बाइडेन को पीछे छोड़ दिया है। पोल के मुताबिक 67% नाजरीन की नज़र में ट्रंप ने मुबाहिसे में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जबकि सिर्फ 33% नाजरीन ने बाइडेन की कारकर्दगी को बेहतर समझा है। सदारती मुबाहिसे में बाइडेन की ख़राब कारकर्दगी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल को देखती है, उसके शेयर्स में 6% इजाफा हुआ है। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी में इस वक्त परेशानी पाई जाती है कि बाइडेन के साथ ट्रंप का कैसे मुकाबला किया जाए, बाइडेन कैसे शिकस्त दे पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यह है कि बाइडेन के होते हुए क्या डेमोक्रेटिक वोटर्स बाहर भी निकलेंगे वोट डालने के लिए, और अगर वो नहीं निकले तो ट्रंप ये इंतखाबात जीत जाएंगे। थोड़ा ब्रेक शामिल करते हैं और आप पर बात करेंगे। अपोजिशन के वॉकआउट और हुकूमती इत्तेहादियों की खामोशी में
आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट तरामीम पेश की, जिन्हें कौमी असम्बली ने शिकवार मंजूर कर लिया और 18,877 अरब रुपए का नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया है। बजट में हुकूमत ने अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की तरक्याती स्कीम्स के मुतालबे को तो मंजूर कर लिया, लेकिन बच्चों के दूध पर टैक्स, एक्सपोर्टर्स की आमदनी पर टैक्स और तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा टैक्स की तजावीज़ वापस लेने की शराइत मंजूर नहीं की। हुकूमत ने पहले से भारी टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर 70 अरब रुपए से ज़ायद के इजाफी टैक्स लगा दिए और अब 1 करोड़ रुपए सालाना या फिर 8,33,000 रुपए माहाना की आमदनी पर जो टैक्स अदा किया जाएगा उस पर भी 10% का इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया है। यानी तनख्वाहदार तबके पर पहले बजट में टैक्स का बोझ बढ़ाया और मजीद बढ़ गया है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की हद 80 रुपये से कम करके 70 रुपये कर दी गई है, जबकि साबिक फाटा और पाटा को हासिल टैक्स छूट में 1 और साल की तोसी कर दी गई है। बजट पेश करने के 2 दिन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनती शोबे के लिए 200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत सनतों को मिलने वाली बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट कमी तजवीज़ की गई थी। इस हवाले से शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने न सिर्फ वज़ीर आज़म के इस पैकेज पर एतराज़ उठाया है, बल्कि बैंक बैलेंस समेत तमाम असासों पर वेल्थ टैक्स आयद करने की भी मुखालफत की है। खबर के मुताबिक हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF ने वज़ीर आज़म की जानिब से इस पैकेज को घरेलू सारिफीन पर बिजली के बिलों का इजाफी बोझ डालते हुए इससे सनतों को खुफिया तरीके से क्रॉस सब्सिडी देने के मुतरादिफ करार दिया है। हुकूमत ने बजट IMF से मुशावरत करके बनाया है, जिसके बाद हुकूमत को उम्मीद है कि इस बजट के बाद 6 से 8 अरब डॉलर्स का IMF का प्रोग्राम मिल जाएगा और कोई नया मिनी बजट भी नहीं लाना पड़ेगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे, तनख्वाहदार तबका पहले ही बहुत बोझ तले दब गया है, माजी में उस पर टैक्स में मुसलसल इजाफा किया गया, इन्फ्लेशन अलग है, तनख्वाहें उनकी उस हिसाब से बढ़ती नहीं हैं, इसलिए हम दीगर एरियाज़ में जाएंगे, सूबों के साथ मिलकर टैक्स बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, ट्रेडर्स और एग्रीकल्चर। आखिर में आपको लग रहा है यही किया गया या फिर तनख्वाहदार तबका जो पहले बोझ तले दबा हुआ था उस पर और बोझ डाल दिया गया? बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखें, ये बात ठीक है कि जो ऑलरेडी कहते हैं कि जिन पे ज़्यादा टैक्सेस हैं, फॉर्मल सेक्टर एंड सैलरीड क्लास एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स जो AOPs वगैरह होते हैं, छोटे बिजनेसेस जो हैं, उन पे ऑफ कोर्स टैक्स की शरह में इजाफा हुआ है। 50,000 रुपये सैलरी पर मंथ पे नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो स्लैब्स हैं उस पर ऑफ कोर्स इजाफा है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जो है 4% मजीद ऐड हुआ है, जिनका 35% मैक्सिमम स्लैब है। तो देखें, इसका इशू क्या है? इशू है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जब टैक्स देने से मेरा नहीं ख्याल कोई रुकता है, टैक्स लोग देते हैं जब आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरी मुराद क्या है कि आप अगर अपने खर्चों को कम करें और अपने जो टैक्सेस हैं उन जगह पे लगाएं जहां पे लगाने चाहिए। तो अगर आप सैलरी क्लास या कॉर्पोरेट सेक्टर पे या नॉन सैलरी क्लास पे टैक्स बढ़ाएंगे भी तो वो वेलकम करेंगे। लेकिन जब आप ये करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे कम नहीं करती, जो कि मेरे ख्याल में 1 ट्रिलियन रुपीस से हो सकते हैं, जो कि अगर आप एक्सपेंडिचर कमेटी की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने ये रिकमेंड शायद किया है कि 1 ट्रिलियन का खर्चा हर साल कम हो सकता है। और दूसरे एंड पे जो है तकरीबन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से शायद 7.8 ट्रिलियन रुपीस जो है वो रेज किए जा सकते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रेकअप देता हूं कि एग्रीकल्चर का जो साइज है वो $90 बिलियन है पूरी इकोनॉमी में, विच इज 24%। इसके ऊपर अगर आप टैक्स की शरह लगाएं, हार्डली 15% लगा लें आप एवरेज, तो आपको कम से कम 375 अरब रुपया इनकम टैक्स जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सूबा कर सकता है, फेडरल गवर्नमेंट 375 अरब यहाँ से रेस कर सकती है। इसी तरह होलसेल रिटेल का जो शेयर है वो 20% है और वो हार्डली 1% से भी कम टैक्स देते हैं। उनका 300 बिलियन रुपीस का टैक्स वहां से इकट्ठा हो सकता है। तीसरा रियल एस्टेट है, जो कि जहां पे आप अगर सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं, CGT यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स, और जो आपकी रेंटल यील्ड होती है उस पर टैक्स लगाएं, 380 रुपए का इम्पैक्ट वहां से है। फिर अगर आप स्मगलिंग और ये जो अंडर इनवॉइसिंग है, इसका टैक्स का इम्पैक्ट अभी के अपनी फिगर्स हैं 750 बिलियन रुपीस यहां से आ सकता है। फिर फोर्थ जो है 2.1 ट्रिलियन का सेल्स टैक्स जो है वो चोरी होता है। उसके अलावा 3.9 ट्रिलियन रुपीस की टोटल टैक्स इंसेंटिव्स हैं। मैं कहता हूं अगर ये टोटल नंबर आप ऐड कर लें 7.8 ट्रिलियन, जो कि 80% से भी ज्यादा बनता है आपके टैक्स कलेक्शन का इस साल की, और 62% आपका। तो साहब ये दावे तो हुकूमत ने भी किए थे, इसमें से किन किन एरियाज में आपको एफर्ट नजर आ रही है कि जी जो कहा गया था कि एक रिफॉर्म वाला बजट होगा ताकि IMF का प्रोग्राम भी आखिरी साबित हो और इकोनॉमी भी अपने पैरों पर खड़े हो जाए, वो नजर आ रहा है आपको?
देखें, मैं ये कहूंगा कि ये मुश्किल है, ये ऐसा नहीं लग रहा। उसकी वजह ये है शाहजेब कि एक तरफ आपने अच्छे इकदाम भी किए हैं, जिसमें 50,000 रुपीज़ वाले पे टैक्स नहीं है, पेंशन पे आप थोड़े रिफॉर्म शुरू किए हैं, प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो रहा है, और आप ये सब्सिडीज वगैरह कम करें। और ये इनफ इसलिए नहीं है कि सैलरी क्लास से आप 70 से 80 अरब रुपया जो है वो रेज कर सकते हैं। 70 से 80 अरब रुपए की जगह मैं बात कर रहा हूँ 7.8 ट्रिलियन का टैक्स जो इकट्ठा हो सकता है। मसला कहाँ है? मसला शाहजेब इन्फोर्समेंट का है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कोशिश कर ले, अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो क्या करेगी? तो इन्फोर्समेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा पता क्या है? दूसरा ना टैक्स लगाना आसान है, सैलरी क्लास पे, नॉन सैलरी क्लास पे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बिल्स पे लेना, टैक्सेस को बेवरेजेस के थ्रू लेना, या फिर पेट्रोलियम लेवी के थ्रू लेना। ये भी अच्छा अमल किया है कि पेट्रोल लेवी को थोड़ा कम कर दिया है। बट जो लार्जर इम्पैक्ट इन्फोर्समेंट का है वो नजर नहीं आ रहा। वो होना चाहिए, वो होगा तो फिर आपको जाकर रिलीफ मिलेगा। और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर गवर्नमेंट जो है 25% बढ़ा रही है उनकी एम्प्लॉइज की तनख्वाहें और प्राइवेट सेक्टर से फंड कर रही है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर और जो हाई स्किल्ड लेबर है वो उठ के जीसीसी कंट्री चल जाएगी, क्योंकि वहां पे एफडीआई आ रही है, वहां पे हाई स्किल्ड लेबर की जरूरत है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट कंटेन हो जाएगा, बट ये वाले इम्पैक्ट जो है ना हमारी ग्रोथ को चैलेंज करेंगे आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया। बजट में बहुत इजाफी बोझ डाला गया है तनख्वाहदार तबके पर, जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर। दूसरी तरफ आज रवा माली साल के आखिरी कारोबारी दिन में स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 78,000 पॉइंट्स पर बंद हुई और इस माली साल में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है, जहां गुज़िश्ता साल के मुकाबले में डॉलर्स में रिटर्न 94% रहा, जबकि रुपए में रिटर्न 89% रहा और मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपयों में तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 10,400 अरब रुपए पर पहुंच गई है। मगर आम बात यह है कि रुपए की कदर गिरने की वजह से मार्केट आज भी डॉलर्स में 2017 की 100 अरब डॉलर्स की सतह से बहुत दूर है और आज भी सिर्फ 37 अरब डॉलर्स पर है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।